हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसी टीच एजुकेशनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, एग्ज़ाम का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ ही दिनों में आपके एग्ज़ाम आने वाली है। तो इस वजह से आप सभी के लिए अकाउंट्स का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, रॉयल्टी अकाउंट्स। तो चलिए बिना देरी के लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रॉयल्टी अकाउंट। तो आज हम जानेंगे रॉयल्टी का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे रॉयल्टी और रेंट का डिफरेंस है। फिर बाद में इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे, जिसमें लेसर एंड लेसी, मिनिमम रेंट जिसको फिक्स रेंट भी कहते हैं, शॉर्ट वर्किंग, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो कि हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। इसके बाद अकाउंटिंग प्रोसीजर, जनरल एंट्रीज भी देखेंगे। रॉयल्टी के केस में लेसी के बुक में कौन कौन सी जर्नल एंट्री होती है, एंड हम न्यूमेरिकल्स ऑन रॉयल्टी भी लेंगे। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो कीप शेयरिंग माय वीडियोस, राइट। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते। रॉयल्टी तो रॉयल्टी क्या है? तो रॉयल्टी एक टाइप का रेंट होता है। ठीक है, तो एक पर्सन जिसके पास कोई असेट होता है, चाहे वो असेट टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। एंड इनटेंजिबल मतलब जैसे कोई बुक लिखी हो या फिर कोई इन्वेंशन किया हो, तो वो पर्सन उस असेट यूज़ करने का जो राइट है, वो जो अधिकार है, वो दूसरे पर्सन को दे सकता है। एंड जो ओनर ऑफ असेट है, जिसने कोई इन्वेंशन किया हो या फिर जिसने कोई बुक लिखी हो, ऑथर वगैरह, वो नहीं उसके पास बिल्डिंग या मशीनरी हो तो वो फ्री में यूज़ करने देगा नहीं वो दूसरे पर्सन को। तो थे ओनर ऑफ असेट, बुक लिखी हो, उसके पास बिल्डिंग या फिर मशीनरी हो, तो वो फ्री में यूज़ करने देगा नहीं। तो दूसरे पर्सन को तो वो ओनर ऑफ असेट है, तो दूसरे पर्सन को असेट यूज़ करने के राइट के बदले में वो कुछ अमाउंट चार्ज करेगा। वो किसी अमाउंट इस अमाउंट को कहा जाता है रॉयल्टी। ठीक है, बात समझ में आई? तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, रॉयल्टी इज़ द रेम्यूनरेशन पेबल टू अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ एन असेट। मतलब रॉयल्टी पेबल होगी, मतलब रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी उसके ओनर ऑफ असेट को, बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ एन असेट। यूज़ करने के बदले में उसे रॉयल्टी पे हमें करनी पड़ेगी। एंड रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस और सोल्ड। मतलब उस असेट को यूज़ करके जो क्वांटिटी प्रोड्यूस या फिर सोल्ड की जाएगी, उस बेसिस पे रॉयल्टी हमें ओनर ऑफ द असेट को पे करनी पड़ती है। एग्जाम्पल है माइंस, ऑयल वेल एक्सेट्रा। तो रॉयल्टी के केस में दो पार्टीज होती है, एक होता है लेसर एंड एक होता है लेसी। लेसर क्या होता है? लेसर होता है ओनर ऑफ द असेट, ओनर ऑफ द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट। जो ओनर होता है ना, वो होता है लेसर, जो कि राइट्स देता है उस असेट को यूज़ करने के बदले में। वो
यूज करने का राइट किसको देता है? लेसी को। एंड जो लेसी जो कि असेट यूज करने के बदले में लेसर को रॉयल्टी पे करता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रॉयल्टी। चलो मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। पहला एग्जांपल है, तो सपोज करो कोई ऑथर है जिसने एक बुक लिखी है, तो वो क्या होगा, तो वो हुआ ओनर ऑफ द बुक। तो ऑथर ने जो बुक लिखी है वो उसकी इंटेलेक्चुअल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। तो वो ओनर ऑफ द असेट हुआ। तो जो ऑथर है वो सिर्फ बुक लिखता है, लेकिन उसे वो बुक प्रिंट करानी होगी और बुक की मार्केटिंग करनी होगी, बुक की डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, तो वो ये काम नहीं करता। तो वहाँ पे काम आता है पब्लिकेशन हाउस का। तो जो पब्लिकेशन हाउस है, लेसर, वो लेसी होता है। मतलब ऑथर ने तो बुक लिखा है, लेकिन बुक को प्रिंट एंड सेल करने का राइट पब्लिकेशन हाउस को होता है। सो फिर ऑथर जो है वो फ्री में तो बुक प्रिंट करने एंड सेल करने का राइट तो देगा नहीं, तो वो पब्लिकेशन हाउस से उस राइट के बदले में उससे रेम्यूनरेशन चार्ज करता है। तो इस चार्ज को ही रॉयल्टी चार्ज करना बोलते हैं। बट ओनर और लेसर है, जो वो ऑथर है, वो किस बेसिस पे रॉयल्टी चार्ज करेगा? तो वो रॉयल्टी चार्ज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। मतलब बुक कितनी सोल्ड हुई है उस बेसिस पे वो रॉयल्टी चार्ज करेगा। किससे? पब्लिकेशन हाउस से, मतलब लेसी से, राइट। एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसमें टेंजिबल असेट है, जैसे कोल माइन। तो जो कोल माइन है, जो कोल माइन का ओनर होगा, वो जो खदान का मालिक होगा, वो लेसर है, ठीक है। जनरली गवर्नमेंट ही ओनर होती है। तो समझो गवर्नमेंट को कोल माइन से कोल निकालना है, मतलब डिगिंग करना है और कोल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो गवर्नमेंट खुद तो डिगिंग करेगी नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, तो वो किसी प्राइवेट कंपनी को वो टेंडर देते हैं। टेंडर निकाल के कोई 5-6 प्राइवेट कंपनी आते हैं, तो उनको टेंडर देते हैं जिनके पास कोल माइन में काम करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। फिर उनके पास बहुत सारी मशीनरी होंगी, लेबर्स होंगे जो कि उनके पास पहले से ही होंगे, यानी कि उनके पास एक्सपीरियंस तो होगा। उन कंपनियों को गवर्नमेंट क्या करती है, उन कंपनीज को टेंडर देते हैं, किसके बदले में? कोल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट कोल डिगिंग और एक्सट्रैक्ट करने का राइट उन प्राइवेट कंपनियों को टेंडर में देती है। बट गवर्नमेंट तो फ्री में राइट देगी नहीं, तो गवर्नमेंट उस राइट के बदले में प्राइवेट कंपनी से चार्जेस लेगी, एंड इसी चार्जेस को रॉयल्टी कहते हैं। एंड वो कैलकुलेट कैसे की जाती है? तो वो कैलकुलेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। तो वो ओनर है ऑफ कोल माइन, मतलब कि गवर्नमेंट, जो प्रोडक्शन के बेसिस पर रॉयल्टी चार्ज करती है। जैसे कि किसी से, तो वो लेसी से चार्ज करेगी, मतलब कि प्राइवेट कंपनी जो डिगिंग एंड एक्सट्रैक्ट करेगी कोल को कोल माइन से। तो चलिए, आई होप आपको ये एग्जांपल्स समझ में आएंगे। आपके लिए एकदम मैंने इमेजेस में एकदम समझाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है रॉयल्टी एंड रेंट का डिफरेंस। अब आपको तो पता ही होगा कि मतलब यानी रेंट को पे करना पड़ता है। किसी भी टेंजिबल असेट के यूज़ के बदले में हमें रेंट को पे करना पड़ता है।
एंड रॉयल्टी तो आपने अभी मेरे साथ पढ़ा ही है। तो आप सोच रहे होंगे कि रॉयल्टी एंड रेंट में डिफरेंस क्या है। आपको लग रहा होगा कि रॉयल्टी एंड रेंट सेम ही होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द रॉयल्टी एंड रेंट। तो रॉयल्टी एंड रेंट के बीच कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, तो चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले डिफरेंस है डेफिनेशन का डिफरेंस है। जो रेंट है वो पे किया जाता है फॉर द यूज ऑफ टेंजिबल असेट। रेंट के केस में हम कोई टेंजिबल असेट को यूज़ करने के बदले में हम रेंट को पे करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट एक्सेट्रा, जिनके यूज़ करने के बदले में हमें जो अमाउंट पे करना पड़ता है उसे रेंट कहते, वो फिक्स होती है कभी भी। एंड रॉयल्टी के केस में रॉयल्टी पे की जाती है फॉर द यूज ऑफ स्पेशल राइट ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट, फॉर द यूज ऑफ स्पेशल राइट। मतलब मैंने आपको बताया था कि रॉयल्टी के केस में हम टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट के यूज के बदले में रॉयल्टी पे करते। जैसे कि मैंने आपको जो बुक वाला एग्जांपल दिया था देखो, और पेटेंट बुक वाला एग्जांपल हो गया, और पेटेंट हो गए, कॉपीराइट्स, जो ये सब क्या है, इंटेंजिबल असेट है। तो इन असेट के यूज़ करने के बदले में हम जो रॉयल्टी पे करते हैं ना किसी तो वो पेबल होता है टू द ओनर ऑफ दैट एसेट। मतलब वो जो रॉयल्टी हम पे करते हैं वो उसके मालिक होता है ना असेट का, उन्हें हमें रॉयल्टी पे करना होता है फॉर द यूज ऑफ द स्पेशल राइट। लेकिन रेंट के केस में हम टेंजिबल असेट को यूज करने के लिए ही रेंट हमें पे करना पड़ता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द रॉयल्टी एंड रेंट। तो सेकेंड डिफरेंस है बेसिस ऑफ पेमेंट। मतलब रेंट जो होता है ना वो किया जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम। मतलब एज पर ईयर, एज पर मंथ, एज पर वीक, एज पर डे। तो हम रेंट अकॉर्डिंग टू टाइम के बेसिस पे हमें पे करना पड़ता है। तो सपोज कीजिए आपने कोई मकान खरीदा है, तो आप रेंट जनरली मंथली ही पे करते हो। तो बट रॉयल्टी के केस में ऐसा नहीं होता है। जो पेमेंट ऑफ रॉयल्टी है इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन और सेल्स। मतलब जो रॉयल्टी के पेमेंट करने पड़ती है वो पेमेंट प्रोडक्शन और सेल्स के बेसिस पे ही हमें पे करनी पड़ती है। किसको? लेसी को। कितनी रॉयल्टी पे करनी होगी? किसको रॉयल्टी पे करनी होगी? लेसर को। मतलब लेसर को रॉयल्टी पे करेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और सेल के बेसिस डिपेंड करता है। मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ है इस माइन में से या फिर कितना सेल हुआ है, तो इस पे डिपेंड करता है रॉयल्टी का पेमेंट। सो दिस इज़ द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड रेंट। कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं कि क्या डिफरेंस होता है रॉयल्टी एंड रेंट के बीच, बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। आप सभी को समझ आया होगा कि क्या डिफरेंस होता है रॉयल्टी एंड रेंट के बीच में। तो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कुछ IMP टर्म्स, इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि रॉयल्टी से रिलेटेड होते। तो पहला टर्म है लैंडलॉर्ड और लेसर। तो ये टर्म है जिसमें हमें बहुत बार इस टर्म को हमने बहुत बार देखा है कि जो लेसर होता है या लैंडलॉर्ड होता है
जो कि क्या होता है, ओनर ऑफ असेट और ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, और वो किसी और पर्सन को उस उसे यूज करने, उस एसेट को यूज करने के बदले में वो रॉयल्टी चार्ज करता है, तो उसे लैंडलॉर्ड और लेसर कहते। सो नेक्स्ट है लेसी। यह भी आपको समझाया था कि ऐसा पर्सन जो रॉयल्टी पे करता है फॉर द यूज़ ऑफ स्पेशल राइट, मतलब जो राइट के यूज़ के बदले में रॉयल्टी पे करता है टू द अनदर पर्सन, मतलब अदर पर्सन, कौन अदर पर्सन, ओनर ऑफ द असेट, मतलब लैंडलॉर्ड और लेसर, मतलब कि वो लेसी लैंडलॉर्ड को राइट के यूज करने के बदले में, असेट यूज करने के बदले में लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी पे करता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट जो फिक्स रेंट, मिनिमम रेंट को फिक्स रेंट भी कहते, डेड रेंट, नंतर फ्लॅट रेंट अँड कॉन्ट्रैक्ट रेंट भी कहते। आपको ये वर्ड्स पता होना चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम में मिनिमम रेंट ही दिया जाएगा ऐसा कंपलसरी थोड़ी है। लेकिन समझो आपको एग्ज़ाम में पूछा कि डेड रेंट को क्या डेड रेंट का क्या मतलब होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेड रेंट को ही मिनिमम रेंट कहते हैं। लेकिन जनरली मिनिमम रेंट ही उसको बोला जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि मिनिमम रेंट वो अमाउंट है जो लेसी लेसर को पे करता है, मतलब रॉयल्टी का अग्रीमेंट अगर हुआ है, रॉयल्टी पे की जा रही है, लेसी लेसर को रॉयल्टी पे करता है, तो मिनिमम रेंट क्या है, मतलब मिनिमम रेंट एक मिनिमम अमाउंट है जो लेसी लेसर को पे करता है, उससे कम वो पे ही नहीं कर सकता। मतलब मिनिमम अमाउंट वो फिक्स अमाउंट है जिसके नीचे जिससे कम लेसी लेसर को वो अमाउंट पे नहीं कर सकता। दैट इज़ कॉल्ड द मिनिमम रेंट। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है, द अमाउंट बिलो विच लैंडलॉर्ड नेवर्स एक्सेप्ट इन एनी ईयर फ्रॉम द पर्सन हु हैज़ टू पे द रॉयल्टी। मतलब जो लेसर है किसी भी साल बिलो मिनिमम रेंट से कम नहीं पे कर सकता या एक्सेप्ट नहीं करेगा एज अ रॉयल्टी। ठीक है, तो जो रेंट है वो तो फिक्स होता है, एक बार में रेंट डिसाइड हुआ तो वो फिक्स ही होता है। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, जो आपने जो आपको जो घर है वो किराए पे लिया जा रहा है, उसका रेंट है 10,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। तो चाहे घर आपने महीना भर बंद रखा हो, उसमें 4 जन रहो, 2 जन रहे, कितने भी लोग रहे, लेकिन वो रेंट फिक्स ही रहेगा। आपको उस मंथ का रेंट, महीने का रेंट पे करना ही होगा। वो 10,000 का रेंट फिक्स होता है। बट रॉयल्टी के केस में ऐसा नहीं होता है। जो रॉयल्टी है वो ली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स के बेसिस पे आपको लेसर को देनी पड़ती। सपोज करिए वही माइंस वाला, कोल माइन वाला एग्जांपल। तो जो लेसी है उसने माइन रेंट पे ली है। ठीक है, जब स्टार्टिंग के ईयर में आउटपुट लो हो, बराबर, ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग के ईयर में आउटपुट कम हो, पहले या दूसरे साल में आउटपुट कभी भी जनरली कम आता ही है, तो मतलब उससे ही वो साल रॉयल्टी भी लो होगा। मतलब जब आउटपुट लो होता है
तो रॉयल्टी भी लो होगा, मतलब प्रोडक्शन कम है। बिकॉज आउटपुट ही कम है तो रॉयल्टी भी कम ही होगी। उस वक्त लेसी लेसर को मिनिमम रेंट पे करता है, बिकॉज रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम है। जब आगे के सालों में, मतलब आने वाले सालों में जब आउटपुट हाई होगा तब रॉयल्टी भी हाई होगी, मतलब उस वक्त लेसी लेसर को मिनिमम रेंट नहीं पे करेगा तो उस वक्त रॉयल्टी ही पे की जाती है। सो रॉयल्टी के कंसेप्ट में क्या होता है कि मिनिमम रेंट जो भी डिसाइड होता है मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों के बीच में, तो जो अमाउंट ज़्यादा होती है वो ना, वो अमाउंट लेसी लेसर को पे करता है। ठीक है, जब लेसी और लेसर के बीच जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तब तो उसमें मिनिमम रेंट का क्लॉज डाला जाता है। ठीक है, एंड ये क्लॉज क्यों डाला जाता है? बिकॉज ओनर का लॉस ना हो इस वजह से। तो एक कंसेप्ट बताता है कि कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ द मिनिमम रेंट और रॉयल्टी इन में जो भी हाई होगा, जो सबसे ज़्यादा होगा, वो लेसी लेसर को पे करता है। सपोज कीजिए मिनिमम रेंट डिसाइड हुआ था, समझो 10,000 रुपये, एंड उस साल रॉयल्टी कैलकुलेटेड की तो रॉयल्टी आई 8,000 रुपये। तो लेसी लेसर को उस साल मिनिमम रेंट पे करेगा, ना कि रॉयल्टी, बिकॉज इनमें से मिनिमम रेंट हाई है रॉयल्टी से, बराबर। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम रेंट। नेक्स्ट है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का मतलब है, मतलब शॉर्ट का मतलब है कम एंड वर्किंग का मतलब है काम। मीन्स एट द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग के ईयर्स में जब थोड़ा सा काम कम हो, प्रोडक्शन कम हो, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में अमाउंट ऑफ रॉयल्टी वो कम होती है एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ मिनिमम रेट। मतलब सपोज उस साल में रॉयल्टी आई 8,000 रुपये एंड मिनिमम रेंट डिसाइड हुआ था 10,000 रुपये। तो इस केस में मिनिमम रेंट पे किया जाएगा, बिकॉज मतलब लेसी कितना पे करेगा, लेसी 10,000 रुपये पे करेगा लैंडलॉर्ड को, राइट। सो शॉर्ट वर्किंग क्या है? तो शॉर्ट वर्किंग है द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी। सो इन शॉर्ट वर्किंग वो है जब इन शॉर्ट वर्किंग जो है जब स्टार्टिंग के ईयर्स में जब प्रोडक्शन कम हो, वर्क कम हो, तो वो डिफरेंस होता है। तो जो वो डिफरेंस होता है ना मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी के बीच में, वही शॉर्ट वर्किंग, उसे ही शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की एक और कंसेप्ट देखते हैं, डैट इज़ रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिक्रूटमेंट मतलब रिकवर करना, रिगेन करना। ठीक है, तो लेसी और लेसर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो लेसर ने तो अपने हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज डलवा दिया होता है जो कि मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों से जो ज़्यादा होता है वो लेसर को पे करेगा। ये क्लॉज लेसर ने कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डाला होता है पहले से ही, लेकिन इसमें लेसी को इनिशियल ईयर्स में तो लॉस हो जा रहा है ना, बराबर। मतलब हो जा रहा है लेसी को जो रॉयल्टी कैलकुलेट हुई है जो 8,000 रुपये है, लेकिन मिनिमम रेंट डिसाइड हुआ था 10,000 रुपये, लेकिन लेसी को तो यहाँ पे 2,000 का नुकसान हो गया है ना। ठीक है ना, बट क्लॉज के हिसाब से इनिशियल ईयर्स में जो लेसी है वो 10,000 रुपये पे करेगा, तो 2,000 रुपये जो वो 2,000 एक्स्ट्रा पे करेगा
वो लेसी पे करेगा। तो इस वजह से लेसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज डाल सकता है जो कि है रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ये जो 2000 लेसी ने दिया है ना, दिस लॉस कुड बी रिकवर और रिगेन फ्रॉम द सरप्लस, यानी कि आगे आने वाले ईयर्स में जब रॉयल्टी ज़्यादा होगी, मिनिमम रेंट कम होगा, मतलब रॉयल्टी जब ज़्यादा होगी मिनिमम रेंट तब कम होगा, तब जो ये एक्सेस 2000 रुपये जो लेसी ने लेसर को पे करने करे थे वो रिकवर हो सकते इन द फ्यूचर ईयर। आगे के आने वाले सालों में वो रिकवर या रीगेन कर सकता है लेसी, राइट। सपोज नेक्स्ट ईयर में रॉयल्टी के अमाउंट आई 12,000 रुपये एंड मिनिमम रेंट आया तो फिक्स है 10,000 रुपये, बराबर। तो उस ईयर में लेसी पे करेगा 10,000 ही। क्यों? क्योंकि 10,000 ही पे करेगा, क्योंकि वो जो 2,000 रुपये का सरप्लस आया था ना, वो तो लेसी उसको उस अमाउंट को 2,000 रुपये को रिकूप कर सकता है। दिस इज कॉल्ड द रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। जब क्वेश्चन में ये क्लॉज मतलब रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग दिया हो तब ही आप इस कंसेप्ट को यूज़ कर सकते, अदरवाइज इस कंसेप्ट को आप बिना क्वेश्चन में दिए हुए तो इस कंसेप्ट को आप यूज़ कर नहीं सकेंगे, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझा हो तो फिर एक बार कंसेप्ट को देख लेना। एंड वैसे भी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये कंसेप्ट आपको डिटेल में समझ आ जाएगी, तो आप निश्चिंत होके फिर भी आप एक बार देख ही लेना। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर एंड सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जर्नल एंट्रीज। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको लेक्चर का पार्ट 2 जल्द से जल्द ही मिले। एंड जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। एंड प्लीज़ इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड वीडियो को जाते जाते लाइक करना मत भूलना। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। सो टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।